आप सभी का स्वागत करता हूँ आरएस स्टडीज क्लासेस पे। देखिए, हम लोगों ने ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ा था और इसके 2 क्लासेस हो चुके हैं। आज लगातार जो है इसका तीसरा क्लास चल रहा है। आशा करता हूँ कि इन टॉपिक्स को आप बढ़िया से समझेंगे। जैसे आपने दोनों क्लास में समझा है, इस क्लास में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझते चलिए। ये ऊर्जा के स्रोत का तीसरा भाग है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैव मात्रा हमारा लास्ट टॉपिक यही था उस दिन का। तो जैव मात्रा से हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि जैव मास के बारे में हमने उसी दिन पढ़ा था कि जैव मास क्या होता है। तो जैव मात्रा में एक चीज आती है, लकड़ी। लकड़ी, तो लकड़ी क्या होता है? लकड़ी जैव मात्रा का रूप है जिसे लंबे समय तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा अपने घरों में, या अपने माता पिता से पूछिए, या नहीं देखा है तो, क्योंकि लकड़ी का बड़े समय से जो है यूज हो रहा है ईंधन के रूप में। अब ईंधन को भी जो है मैंने डिफाइन करके अच्छे से आपको बताया है। फिर एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जो जलने पर उष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करती है। तो लकड़ी पर ही पहले के समय में जो है खाना बनता था, और उसी को लकड़ी भी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय तक हम लोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का यूज करते थे। तो ये एक जैव मात्रा का रूप है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि लकड़ी जो है वो क्या है, तो एक जैव मात्रा का रूप है, या एक जैव मात्रा का उदाहरण दे तो आप उसमें लकड़ी को टिक कीजिएगा। अच्छा, अब ये तो ईंधन के रूप में हम लोगों ने यूज कर लिया खाना बनाने के लिए। अब एक और टॉपिक है इसमें, हानियां। अब देखिए कि लकड़ी से जो जलाने से या ईंधन के रूप में यूज करने से हम लोग को क्या हानियां हैं। तो जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न होता है। देखिएगा, जब भी लकड़ी जलेगा तो बहुत ज्यादा क्या होता है, धुआं उत्पन्न होता है। और अधिक उष्मा का न देना। एक तो आप लकड़ी जलाइएगा तो धुआं होगा, पर्यावरण उससे प्रदूषित होता है। और दूसरी नंबर के अधिक उष्मा नहीं देना। लकड़ी उतना उष्मा आपको नहीं देता है जितने कि अभी के जो हम लोग के पास ईंधन के स्रोत है, जैसे गैस वगैरह हो गए, उससे इससे अधिक कोयला जरूर देता है आपको, बट लकड़ी उतना अधिक जो है आपको उष्मा नहीं दे पाता है, और पर्यावरण को हानि है सो अलग है। तो ये दो टॉपिक तो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोत की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। देखिए, लेकिन लकड़ी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी की मदद से, कुछ तकनीकी लगा करके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को, जो परंपरा चलती आ रही है कि लकड़ी पर वैसे ही खाना बनेगा, उसको हम लोग सुधार सकते हैं और उसकी दक्षता जो है, उसका पावर में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। लकड़ी को अब हम लोग क्या करेंगे, चारकोल में अगर बदल देंगे। जो चारकोल जो होता है ये कोयला ही है, तो चारकोल लकड़ी से ही बनता है, वो लकड़ी का ही रूप होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग तकनीक का उपयोग करके लकड़ी को चारकोल में बदल दे, तो उससे क्या होगा, ये लकड़ी एक बेहतर जो है ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लकड़ी से कहीं अच्छा जो है वो चारकोल आपका हो जाएगा, और इसको कुछ तकनीक के रूप में उपयोग कर सकते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कि चारकोल क्या है। चारकोल आम बोलचाल की भाषा में जो कोयला, जो आप लोग बोलते हैं, काठफोड़ल भी बोलते हैं, काठफोड़वा जो गांव में बोलता है लोग इसको। देखिए, लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। देखिए, वही बात है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लकड़ी को अगर जलाएंगे, ठीक है ना, लकड़ी को जलाएंगे तो वो आपको ये चीज जानकारी होती है कि कोई भी चीज जो है जलता कब है, जब वायु की उपस्थिति हो, वायु हो वहां पर, वायु में के कारण ही जो है लकड़ी जल पाती है। और एक बात है, वायु में क्या उपस्थित रहता है, तो वायु में आपको ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। वो टॉपिक नहीं। तो लकड़ी को जलाने के लिए आपको प्रॉपर वायु चाहिए। तो वायु क्या होता है, जब भी आप लकड़ी को जलाइएगा, तो इससे लकड़ी से चारकोल कैसे बनाना है कि आप मान लीजिए लकड़ी को जलाएं और उसमें उपस्थित कोई भी लकड़ी में आपको पता है कि कुछ वाष्पशील पदार्थ जो है, भीगी हुई चीज वो रहती है। जब भी आपने लकड़ी को जलते देखिएगा कभी गौर से, तो उसमें भीगी हुई कुछ बूंदे नजर आएंगी, या कभी नजर नहीं आती है, क्योंकि उसके अंदर जो रस टाइप का लकड़ी का होता है या पानी टाइप का रहता है, जो बाहर निकल जाता है और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। तो यही कहा जा रहा है कि लकड़ी को जलाने से उसमें उपस्थित जल और वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं वायु की सीमित मात्रा में। ये ध्यान देने वाली बात है। मतलब वायु के कम मात्रा में, अगर परिपूर्ण वायु रहेगा तो लकड़ी पूरा जल के खत्म हो जाएगी धुआं के साथ। लेकिन अगर वायु का हम लोग मात्रा कम कर दे, ऐसा कुछ तकनीक का प्रयोग करेंगे जिससे वायु कम लगे और लकड़ी जो है हमारा अध जला टाइप का हो जाए,
और उससे जो है वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाए तथा जल और जल भी बाहर निकल जाए, तो उसका जो अवशेष बचेगा कोयला के रूप में बचता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसी को चारकोल कहते हैं, उससे चारकोल प्राप्त होता है। इसका एक बढ़िया सा है, देखिए जैसे लकड़ी को O2 की सीमित मात्रा में, मतलब ऑक्सीजन यानी हवा की बहुत कम मात्रा में आप जलाइएगा तो आप आसानी से चारकोल को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्यों? यहाँ पे एक मैंने प्रश्न जैसा बना दिया है कि चारकोल जो है और लकड़ी दोनों तो ईंधन है, दोनों को जलाकर हम लोग खाना बनाते हैं, तो चारकोल लकड़ी से अच्छा क्यों है? जरा इस बात पर गौर करते हैं। तो देखिए चारकोल में क्या होता है, एक नंबर पॉइंट देखेंगे कि बिना ज्वाला के जलता है। आपने देखा होगा कि जब कोयला जलता है तो उसमें ज्वाला उत्पन्न, फ्लेमिंग उत्पन्न नहीं होता है, धाह नहीं रहता है जिसको गांव में बोलते हैं, तो उसमें धाह नहीं रहता है। जब आपको कोयला जलेगा तो सिर्फ उष्मा देता है और उतना धाह नहीं फेंकता है, ठीक है, बिना ज्वाला के जलता है, ज्वाला उत्पन्न ज्यादा नहीं होता, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। लकड़ी को जलाइए और कोयले को जलाइए, आप खुद अंतर समझ जाइएगा कि लकड़ी में ज्यादा धुआं निकल रहा है और कोयले में धुआं नहीं निकलता है, आपको उष्मा मिलती है, धुआं बिल्कुल नहीं निकलता है, और उष्मा उत्पन्न करने की दक्षता अधिक होती है। एक बात और जान लीजिए कि कोई भी चीज को आप एक काम कीजिए, कुछ लकड़ी पे चढ़ा दीजिए, कुछ खाने योग्य पदार्थ, और कुछ कोयले पे चढ़ा दीजिए, आप देखेंगे कि लकड़ी पे जो चीज चढ़ाया हुआ है उसकी अपेक्षा कोयले वाली चीज जो है आपकी जल्दी बन के तैयार हो गई है। क्यों? क्योंकि उष्मा जो है कोयले में अधिक होती है, चारकोल में अधिक होती है और लकड़ी में कम होती है, ठीक है, समझ उपले। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए गोबर, आपने गांव में जो है वो देखा होगा कि औरतें जो है वो गोबर के उपले टाइप बनाती है, शहरों में भी बिकते हैं वो, कई जगहों पर आपको मिल जाएंगे। तो वो मेनली क्या होता है, जानवरों के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको, और खेती में जो कुछ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसको भूसा बोलते हैं, आप लोग पता नहीं होगा शायद, उनको यूज करके, और मेनली इसमें जानवर के अवशिष्ट पदार्थ ही होते हैं, जैसे उनको गोबर वगैरह जो होता है उनसे ही गोबर के उपले बनाए जाते हैं। तो देखिए ये भी एक जैव मात्रा का रूप है, कल मैंने जैव मात्रा पढ़ाया था तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ये जैव मात्रा का एक रूप है, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने से कई हानि है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग गोबर के उपले का उपयोग ईंधन के रूप में कीजिएगा, ईंधन कहने का अर्थ है कि जैसे गोबर के उपले का उपयोग खाना बनाने के रूप में कीजिएगा या जलावन के रूप में कीजिएगा, तो उससे आपको जो है कई प्रकार की हानियां हैं। अब उन हानियों के बारे में जो है हम देखेंगे। देखिए जैसे बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना, इनसे क्या हानियां हैं आपको, ये बहुत अधिक आपको धुआं उत्पन्न करती है, इनसे आपको हानियां है कि ये बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती है। जब भी आप देखिएगा या प्रयोग करके या कहीं पे आपने देखा होगा तो देखिएगा कि जब भी ये बहुत अधिक गोबर के उपले जब जलाए जाते हैं तो बहुत ज्यादा जो है धुआं इनसे निकलता है। तो एक तो पर्यावरण को धुआं से नुकसान है, पूरी तरह दहन नहीं होने के कारण राख उत्पन्न होता है, और जो ये जैव मात्रा आपका रहता है ये पूरा तरह से दहन नहीं, मतलब पूरा तरह से नहीं जल पाता है, इसलिए कहीं ना कहीं इससे राख उत्पन्न होता है, वो भी एक दिक्कत की सवाल है। तीसरी नंबर पॉइंट पे आते हैं, परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह एक उत्तम व सस्ता ईंधन बन जाता है। लेकिन देखिए यही पॉइंट आ गया कि हम लोग टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का उपयोग करके जो है बेहतर बना सकते हैं। जैसे ऊपर के हमने पढ़ा था कि लकड़ी को तकनीक का उपयोग करके हम लोग चारकोल में बदल सकते हैं, उसी तरह से गोबर को तकनीक के उपयोग से गोबर गैस में बदला जा सकता है। तो वही बात है कि तकनीक का उपयोग करके हम लोग गोबर को भी एक गोबर गैस में परिवर्तित कर सकते हैं आसानी से, जो एक उत्तम और सस्ता ईंधन हमारे लिए बन सकता है। अब जरा गौर करेंगे, गोबर ईंधन जो गोबर से बनता है, बायोगैस क्या है? अच्छा, गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट तथा वहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। देखिए इस यहाँ तक हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे गोबर फसलों के कटने के पश्चात, देखिए जब फसल जो है खेती में जब फसल आपका कट जाता है तो उसमें कुछ जो अवशिष्ट बचे होते हैं या सब्जियों के जो कुछ अवशिष्ट बच जाते हैं खेतों में, तथा वहित मल जो जानवरों के जो मल होते हैं, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब उनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं तो बायोगैस का निर्माण हो जाता है। अपघटन के फलस्वरूप जब इनका अपघटन होते रहता है, सड़ने गलने लगता है, अपघटन का मतलब हुआ सड़ने और गलने लगता है, तो उसके बाद क्या होता है, देखिए मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस उत्पन्न होती है। तो जब भी देखिए जानवरों के मल का, सब्जियों के अपशिष्ट का या फसलों के अपशिष्ट का अपघटन होने लगता है, चूंकि ऑक्सीजन कमी हो जाती है तो अपघटन होने लगता है,
तो उसके पश्चात जो है उसमें मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होने लगता है धीरे धीरे। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है, जिसे पाइपों द्वारा उपयोग के लिए निकाल दिया जाता है, और इनसे जो गैसेस निकलती है उनको एक पाइप के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, जो एक बायोगैस के रूप में हम लोग उसका यूज कर पाते हैं या ईंधन के रूप में भी कार्य करता है। देखिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, आप लोग घबराए नहीं। अगर इसमें पिक्चर में स्पष्ट समझ नहीं आएगा तो कल की वीडियो की तरह मैं इसमें एक 3D एनिमेटेड वीडियो डाल दूंगा, जिससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि ये जो बायोगैस है, गोबर गैस है, किस प्रकार कार्य करता है और इससे किस प्रकार ईंधन के रूप में समझा जा सकता है। आइए जरा इस चित्र को गौर से देखें और समझते हैं कि क्या होता है। देखिए इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है आपका, उसमें एक टंकी होती है, गैस टंकी, और यहाँ पे आपको मिट्टी रहेगा, यहाँ पे कर्दम होता है, यहाँ पे एक गैस निर्गम पाइप होता है जो यहाँ पे एक नल टाइप का जो है लगा हुआ रहता है, जिससे वो फ्लो हो सके। यहाँ पे उर्वरक होते हैं, और यहाँ पे निकास यानी निर्गम टंकी होता है, और यहाँ पे संपाचित्र यानी डाइजेस्टर होता है। आप लोग बिल्कुल मत घबराएं, मैं इसको बार बार बोला हूं, मैं 3D माध्यम से आप लोगों को बढ़िया से समझा दूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बहुत से बच्चों का ये है कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये जो राइटिंग है कहीं कहीं पे नहीं समझ में आती है, तो उसके लिए भी ना घबराएं। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी पूरी, उस वीडियो के लास्ट में जो भी अब ये पढ़ाई होंगी, जो टॉपिक्स होंगे, उनके आपको जो है पिक्चर HD क्वालिटी में मिल जाएंगे, ताकि आप उनसे नोट्स अपना तैयार कर सके। चलो ने समझा एक चित्र के माध्यम से कि कैसे जो है वो बायोगैस बनता है गोबर के माध्यम से और अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से। अब नेक्स्ट है बायोगैस से क्या क्या लाभ है, उनको समझने की जरा सा कोशिश करेंगे। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% मीथेन होती है। देखिए 75% मीथेन होता है। अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है जो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि एक ऐसा बायोगैस जो उत्तम हो, उत्तम ईंधन आप किसको कहिएगा, मतलब ईंधन, जैसे ईंधन तो मैंने बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि जिससे ऊर्जा और ऊष्मा दोनों की प्राप्ति होती है वही ईंधन है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, जिसमें सबसे अधिक मीथेन प्राप्त होती है, ठीक है, जितने अधिक प्रतिशत या मीथेन का जितना अधिक मान होता है उसमें, वो एक उत्तम ईंधन कहलाता है। तो आप देखिए कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन ही होता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। जब आप गोबर के उपले को जलाएंगे, मैंने पीछे बताया था, तो उसमें कहीं ना कहीं धुआं उत्पन्न होता है, लेकिन जब उसी को तकनीक की मदद से चेंज करके बायोगैस में परिवर्तित कर देते हैं, तो उससे जो आप ईंधन के रूप में यूज कीजिएगा, उससे धुआं जो है बिल्कुल कम निकलेगा, बिना धुआं उत्पन्न किए वो जलेगी। तीसरा नंबर क्या है, जलने के पश्चात कोयले या लकड़ी की भांति राख जैसा अवशिष्ट शेष नहीं मिलता। अब देखिए आप वहां पर गोबर के उपले को जलाते हैं तो कुछ ना कुछ राख आपको प्राप्त होता है या अवशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन ये गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो गैस जब जलेगा तो गैस में आपको कहीं पे बताइए कि कहां से जो है आपको राख वगैरह जो है प्राप्त होगा या अवशिष्ट पदार्थ। आपके घर में भी जो LPG सिलेंडर जो लगा हुआ रहता है, गैस वगैरह का कनेक्शन, उसमें आप देखते हैं जब उस पर जलता है, खाना बनता है, तो उसके जलने के पश्चात क्या आपको राख प्राप्त होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसी प्रकार से गैस को जब हम लोग ईंधन के रूप में यूज करने लगेंगे तो उससे हमें राख प्राप्त नहीं होता है और कहीं ना कहीं फायदेमंद है। हालांकि गोबर को जलाने पर हम लोगों को राख प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, तापमान क्षमता का उच्च होना। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई चीज जल रही है लेकिन अधिक ज्वलनशील है, उसी तरह इसका जो है तापमान हाई होगा। मैंने पीछे भी बताया था एग्जांपल देके, आप बायोगैस पे कोई चीज बनाइए और गोबर के उपले पे कोई खाने की पदार्थ ही रख के बनाने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा जो आप बायोगैस पे बना रहे हैं वो आपका बहुत जल्दी बन जाएगा, और ये जो है ये बनने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि बायोगैस में जो होता है वो बहुत अधिक उच्च क्षमता होती है और उसमें जो है कम क्षमता होती है इसके मुकाबले में। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, 5वां नंबर, बायोगैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। ये तो बचपन में हम लोगों ने बनाया हुआ है, गोबर गैस से जो लाइट जलाता था, शायद आप लोग भी बनाए होंगे कहीं ना कहीं। तो बायोगैस का उपयोग जो है लाइट के लिए भी किया जा रहा है, चूंकि बिजली की उससे बचत होगी, और बायोगैस का उपयोग हम लोग लाइट के रूप में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इससे हमें प्रकाश भी प्राप्ति होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखते हैं, संयंत्र में बची स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होती है जो उत्तम खाद के रूप में काम आती है।
और जब भी आप पीछे जो चैप्टर में या पीछे टॉपिक्स में जो आपने पढ़ा होगा, जो पिक्चर के माध्यम से मैंने समझाने का कोशिश किया था, और मैं उसका 3D मॉडल भी जो है आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उसमें आप देखिएगा कि ये जो एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बायोगैस को बनाया जाता है, उसमें जब मान लीजिए कि जब आप बायोगैस को यूज कर लिए पूर्णतः, तो उसका जो बचा हुआ आपका जो स्लरी होगा, जो उससे क्या होगा कि उसमें देखिएगा तो नाइट्रोजन और फास्फोरस खूब भरा होता है, जो एगो खाद का काम करेगा आपको। अगर खेत वगैरह में दिया जाए तो एक उच्चतम खाद के रूप में काम करता है, तो ये भी प्रॉफिट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अवशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय। और एक चीज आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो है ये क्या होता है कि एक अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब जो बायोगैस जो बनता है गोबर से या सब्जियों के अपशिष्ट पदार्थ से जो बनता है, ये अपशिष्ट पदार्थ है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मिलाइएगा कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं नुकसान सड़ने गलने के बाद नुकसान ही पहुंचाती है कोई भी चीज, लेकिन यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ को आप क्या कर सकते हैं, हम लोग निपटारा कर सकते हैं और उनसे कोई अच्छी चीज बना सकते हैं जिसको हम लोग ईंधन बोलते हैं। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है। बहुत से ऊर्जा के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है आपका पवन ऊर्जा। जरा इसको देख लेते हैं। पवन तो सब लोग जानते हैं भैया कि हवा है, और ऊर्जा, हवा से एनर्जी कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंड तथा जलाशयों के, ठीक है, असमान गर्म होने के कारण वायु की गति उत्पन्न होती है तथा पवनों में प्रवाह होता है। तो इस लाइन को जरा समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य की जो किरण होती है, जो धूप जिसको आप लोग बोलते हैं, जो धूप जो है वो जब आता है धरती पर, मिट्टी पे जो अपने धूप पड़ता है जिसमें हम लोग रहते हैं, और जलाशयों में, समुद्रों में, नदियों में जो धूप पड़ता है, तो उससे जो क्या होता है, धरती और जलाशय दोनों गर्म हो जाता है। धूप पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो वायु में गति हो जाती है। और आपको मैंने बताया होगा या आप लोगों को भी जानकारी होगी कि वायु गर्म होने पर ऊपर की तरफ उठती है और प्रवाह करने लगती है, बहने लगती है। तो अब देखिए, सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंड तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होता है तथा पवनों के में प्रवाह आता है। जरा इस लाइन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है धरती पर और जलाशय पर, दोनों पर, तो क्या होता है, वो गर्म हो जाती है। आपका धरती भी गर्म हो जाएगा और जलाशय में यानी समुद्र जो नदियां हैं वो आपकी गर्म हो जाती हैं। तो आप लोगों को पहले से ये पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया है कि वायु गर्म होने पर ऊपर की तरफ उठती है और गति करने लगती है, प्रवाह करने लगती है। तो यही चीजें, जब सूर्य की प्रकाश जो है भूखंड यानी धरती पर और जलाशयों पर पड़ता है तो वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण वायु जो है वो बहने लगता है, फ्लो करने लगता है। उसके बाद क्या होता है, पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। तो देखिए, एक क्या किया जाता है, वो भी फिगर आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो में ही, कि एक क्या होता है, एक स्टैंड टाइप का बना दिया जाता है, उसमें कुछ पंखुड़ी लगा दी जाती है। जब हवाएं बहती है तो वो पंखुड़ी जो है क्या, रन करने लगती है, जैसे आपके घर का जो स्टैंड फैन रन करता है उसी प्रकार से रन करने लगती है, और इनसे ही ऊर्जा पैदा किया जाता है। अब देखिए क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे जल को कुएं से खींचने के लिए, आपने कुएं में भी देखा होगा, जो जल को खींचा जाता है तो पवन ऊर्जा के माध्यम से ही खींचा जाता है। ये आसानी से आप समझ सकते हैं कि जल जो कुएं से खींचा जाता है उसको पवन ऊर्जा के माध्यम से हम लोग खींच सकते हैं। दूसरा यूज होता है अनाज चक्कियों के चलाने में। जो अनाज की जो चक्कियां होती है, जिनमें अनाज के लिए जो चक्कियां चलाई जाती है, उनमें भी जो है पवन ऊर्जा का कहीं ना कहीं उपयोग होता है। तीसरा है टरबाइन को घुमाने से, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। पिछले बार में अपने टरबाइन चक्की जो है मैंने पढ़ाया भी था, और आप जानते होंगे, अगर तो जानते होंगे, टरबाइन को घुमाने के लिए भी कहीं ना कहीं पवन ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है। लेकिन एक जो अभी मैंने जो बताया वो फैन टाइप का, वो एक पवन चक्की अगर आप बनाइएगा तो उससे भी बहुत कम जो है ऊर्जा का उत्पादन होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। देखिए, जब आप क्या कीजिएगा कि एक जो मैंने वो स्टैंड फैन टाइप बताया उस टाइप से आप प्रयोग कीजिएगा तो एक उतना आपको सफिशियंट जितना चाहिए उतना एनर्जी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बहुत सारे जो है वो फैन लगाए जाते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो फैन जहां पे लगाए जाते हैं उसी को आप ऊर्जा फार्म, पवन ऊर्जा फार्म जो है कहा जाता है उसी को। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, देखिए, पवन चक्की चलाने हेतु पवन की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आप पवन चक्की ऐसे नहीं चला सकते। जब हवा की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तभी जो है आप पवन चक्की को चला पाइएगा या उसका यूज कर पाइएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा हवा ब्लो हो रहा है तो आप चला सकते, नहीं।
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पवन चक्की या हवा की जो स्पीड है, पवन का जो हवा का स्पीड है वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तभी आप पवन चक्की का उपयोग कर सकते हैं। आइए इसके कुछ लाभ के बारे में जानते हैं, इससे क्या प्रॉफिट है। एक नंबर प्रॉफिट तो यह पर्यावरण हित ऐसी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों के लिए क्या है, अभी के समय में जिस टाइप का अपना पर्यावरण हो रहा है कि पर्यावरण को सुरक्षित रहना, तो ये पवन चक्की से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है पवन ऊर्जा से। तो ये तो पर्यावरण के लिए जो चीज बेटर है वो तो उससे तो उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला ये पॉइंट है, लाभ है इसमें कि पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। दूसरा नंबर पॉइंट है, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। मैंने ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा का बहुत उत्तम स्रोत है, ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है। या नवीकरणीय ऊर्जा मैं आपको समझा देता हूँ कि पवन जो है ये समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है, इसको रिसाइकल करके हम लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, इसलिए नवीकरण ऊर्जा का बहुत बेटर स्रोत है। और तीसरा नंबर पॉइंट है कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत न होना। देखिए, अगर आप पवन चक्की से जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा आपको खर्चा नहीं, लागत नहीं, क्योंकि हवा आपको तो खरीदनी नहीं पड़ती है और ये प्राकृतिक देन है हमारे पास, इसलिए इसमें ज्यादा खर्च नहीं होता है। देखिए, ये आपका तीसरा टॉपिक आज यहाँ पे क्लियर हो रहा है। आप सभी लोग इस चैनल को इसी तरह प्यार देते रहे जैसे दोनों वीडियो में दिया है। चैनल को लाइक और खूब सब्सक्राइब करें। देखिए, हम लोगों का एक ग्रुप है, मैं और मेरे जो बच्चे हैं उन लोगों की एक टीम है जो हम सब तक जो है, हम सब बच्चों तक ये शिक्षा को बिल्कुल मुफ्त पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कमेंट्स और शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये बिल्कुल मुफ्त। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, इस चैनल पे कभी कोई पेड वगैरह कभी जीवन में नहीं लगेगा, जीवन भर ये चैनल मुफ्त चलेगा और सभी बच्चों को शिक्षा मिलती रहेगी। धन्यवाद। देखिए बच्चों, ये जो आप लोगों को मैंने लास्ट में बताया था किस प्रकार से बायोगैस का जो है वो तैयार किया जाता है और इसी से बायोगैस जो है अपना उत्पन्न किया जाता है, वो आप इस 3D मॉडल में देख सकते हैं कि इस टाइप का एक ढांचा तैयार किया जाता है जिससे बायोगैस उत्पन्न किया जाता है। आप इसको 3D में देख सकते हैं, जो मैंने बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कराऊँगा, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा कि किस प्रकार से 3D में आपको स्पष्ट दिखेगा कि किस प्रकार से बायोगैस के लिए हम स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है और आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी ढंग से बायोगैस का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।